नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल आईएएस विद हरिमोहन पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीता सिंह आज फिर से आपके सामने सेल चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होंगे। और वो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा नाम है जिसे हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति जिसने 9th-10th कभी पढ़ा है या 9th-10th पढ़ रहा है उसे याद रहता है। और अगर उस कभी पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन होती है, तो वो कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, माने जिसमें कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा बनती है। तो चलिए आज हम उसी इम्पोर्टेंट से टॉपिक को और उसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको किसने डिस्कवर किया, किसने नाम दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अक्सर बच्चे यहाँ आकर के अटक जाते हैं कि मैडम जब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आएगा तो उसमें कुछ कहते हैं कि कोलिकर ने डिस्कवर किया था, कुछ कहते हैं अल्टमान ने डिस्कवर किया था, और कुछ कहते हैं सीबेंडा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो मैडम इन तीनों में से सही कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए बताते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है और क्यों किस ऑप्शन को सही हम कहेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले बात करी, जब आप कोलिकर की बात कर रहे हो तो कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड काम करना शुरू किया और उन्होंने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर कहा, और उन्होंने देखा था कि ऐसा कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो आगे जाकर के या जो कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। सबसे पहले इन्होंने इसको मसल सेल में देखा था, लेकिन अभी यहाँ पर इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहने का या इसके डिटेल फंक्शंस कहने का कहीं पर कोई नाम नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले मसल सेल्स में किसने देखा? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब हम कोलिकर ऑप्शन सही करेंगे, वरना हम कोलिकर ऑप्शन को सही नहीं करेंगे। इसके बाद कंफ्यूजन है हमारा दूसरे साइंटिस्ट अल्टमान के नाम पर। देखिए सेकंड नाम आता है हमारे सामने। 1857 में पहली डिस्कवरी शुरू हुई, और ये तो वैसे ही ऐसा साल है जो कोई नहीं भूल सकता, और खास करके कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता इस साल को। चलिए 1886 में जो रिचार्ड अल्टमान थे, उन्होंने इन्हीं ग्रैन्यूल्स को डिटेल स्टडी किया और इन्होंने इसको एक नाम दिया जिसका नाम था बायोब्लास्ट। ठीक है, बायो माने लिविंग, ब्लास्ट माने तो ब्लास्ट होता ही है, सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पर बोला कि बायोब्लास्ट इन्होंने ऐसा क्या सोच करके नाम रखा। देखो जी, सीधी सी बात है, ब्लास्ट एनर्जी, राइट। जब भी ब्लास्ट होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा ऑर्गेनल था जो एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेट था, जिसके चलते उन्होंने इसको नाम दिया बायोब्लास्ट। अल्टमान ने ये भी हाइपोथेसाइज किया कि यही वो ऑर्गेनल है जो सेल को बेसिक एक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। हम जिंदा रहते हैं क्यों? क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन क्यों चाहिए हमें? क्योंकि न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है। तो सेल बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की। सेल बेसिक यूनिट किस किस सेंस में थी? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट थी, बेसिक फंक्शनल यूनिट थी। लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए सारे ज़रूरी काम कर पा रही है, और किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा इसे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसीलिए इन्होंने ऐसा माना कि यही वो ऑर्गेनल है जो सेल को बेसिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने क्या नाम दिया? दैट दीज ऑर्गेनल्स वर द बेसिक यूनिट ऑफ सेल एक्टिविटी। क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आप जाने कि बायोब्लास्ट क्या चीज होती है? तो हमने कहा कि देखिए बायोब्लास्ट एग्जैक्टली ये जो टर्म है वो एक ऐसे लिविंग मैटर के लिए दी गई है जो ऑटोनोमस एक्टिविटी करता है, या ऑटोनोमस काम करने की कैपेसिटी जिसके पास होती है। ऑटोनोमस माने अपने आप, सेल्फ गवर्न। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है और खुद अपने नाम से चल रहा है। हम अपनी बात करें, आईएएस विद हरिमोहन, हमने किसी से फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी है।
वहीं बहुत सारे अलग अलग जगह पर आकाश, फिजी, इस तरीके के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक ही नाम से अलग अलग जगह पर होते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये अगर अलग अलग होते हुए भी एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, एक ही इंस्ट्रक्शन को माननी पड़ेंगी। लेकिन ऑटोनॉमस बॉडी कैसी होती है? ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है? जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाती है और अपनी प्रोसेसेस को खुद गवर्न करती है। तो हमने यहाँ पर बोला कि बायोब्लास्ट एक ऐसी टर्म है जो लिविंग मैटर को, उस लिविंग मैटर को दी जाती है जिसके पास ऑटोनॉमस कैपेसिटी होती है खुद की ग्रोथ और डिवीज़न करने के लिए, और साथ ही साथ वो खुद अपने इम्पॉर्टेंट काम को करती है जिससे उसकी पहचान बन पाती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किन्होंने कहा? अब आता है आपके सामने। तो 3 क्वेश्चन थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? कॉलिकर ने देखा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिक यूनिट ऑफ सेल एक्टिविटी किसने कहा? रिचर्ड अल्टमान ने कहा। और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा, जिनका नाम है कार्ल बेंडा, कट शॉर्ट यहाँ पर कई बार लिखा होता है सी बेंडा। कब? 1898 में। इन्होंने यही जो बायोब्लास्ट थे, बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया और ये बताया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्रीक में 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जो है माइटोज और कॉन्ड्रियोस। माइटोज का नाम है, मतलब है थ्रेड लाइक, और कॉन्ड्रोस का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। शुरू से हमने बोला कि ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं वो एग्जैक्टली थोड़े से लंबे लंबे होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा हैं तो ग्रेन्यूल्स, लेकिन ये कैसे हैं? ओवल शेप हैं, थोड़े से लंबे हैं, इसीलिए ऐसे इन ग्रेन्यूल्स को इन्होंने लंबाई में बोल करके इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रियन। जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये सिंगुलर वर्ड है। अगर आपसे बोला गया सिंगुलर वर्ड क्या है इसका, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रियन, राइट। ठीक है। ये कैसा वर्ड है? ये है सिंगुलर वर्ड, ये है सिंगुलर वर्ड, राइट। और प्लूरल वर्ड है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए जब भी आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा तो इसके साथ प्लूरल की वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिंगुलर वर्ड है एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप हालांकि फिक्स तो नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी ये ओवल शेप होती है, कभी ये लंबाई में होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन प्रोमिनेंट शेप होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है, हम बचपन में पढ़ा करते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज शू शेप्ड, ठीक है। तो अब शू शेप्ड कहेंगे तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए हमने इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया, स्मार्ट सा नाम दे दिया है कि इट इज़ रॉड शेप्ड, राइट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहा? क्योंकि ये ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं, धागे जैसे होते हैं, इसीलिए इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, प्लांट में भी, एनिमल में भी। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन का काम यही करती है। बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैम क्या बैक्टीरिया को एनर्जी की जरूरत नहीं होती? बैक्टीरिया में तो कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो फिर वो एनर्जी कैसे बनाता है? वहाँ भी आपसे क्वेश्चन एसोसिएट होता है कि कैसे बनाता है। बैक्टीरिया में एक स्पेशल फोल्डिंग बनाता है उसकी खुद की सेल मेम्ब्रेन। जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है मीजोजोम। उसके पास वही सारे एंजाइम्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं, और वो मीजोजोम वो सारे काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। क्यों? क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि एनर्जी बेसिक चीज़ है, और जो एनर्जी देता है वो खुद मेन यूनिट कहलाती है। इसका साइज, हालांकि सेल अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है, ठीक है। कहीं पर बहुत लंबी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कहीं छोटी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, बट एक ऑन एन एवरेज जब हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, और 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में। अब आपने कहा कि मैडम जब सबसे लंबी और सबसे छोटी और ऐसी बात करिए तो आप बताइए सबसे लंबी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होती है? तो हम कहते हैं सबसे लंबी माइटोकॉन्ड्रिया होती है स्पर्म सेल में।
सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वहाँ पाया जाता है जहाँ पर एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो फ्लाइट मसल्स होती हैं बर्ड्स में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। यहाँ तो हम रेस्ट्रिक्टेड हैं कि आपको बहुत कम नॉलेज दे सकते हैं, बहुत कम चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आप आइए और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए, जहाँ पर आप डायरेक्ट फेस टू फेस मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब उस नाम की बात करते हैं जिस नाम से हम माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का विद्युत गृह। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनल है जो कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है। तो राइट, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हर कोई कुछ भी भूल सकता है, लेकिन ये शायद ही कोई बच्चा भूले कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत गृह होता है या कोशिका के विद्युत गृह को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों है। चलिए पहले हम इसके स्ट्रक्चर में जानना चाहते हैं, अंदर तक जाएंगे कि ये है क्या, कैसे बनी होती है। तो हमने सबसे बड़ी चीज़ बोली कि माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, और नंबर 1 मेम्ब्रेन जो है वो है आउटर मेम्ब्रेन और नंबर 2 मेम्ब्रेन है वो है इनर मेम्ब्रेन। राइट, ये देखिए, ये वाली मेम्ब्रेन बाहर की मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन अंदर की मेम्ब्रेन। अब मुझे सीधे सीधे इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्या इस जगह का भी कोई अपना रोल होता है? बिल्कुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हायर क्लास में आप पढ़ेंगे या इससे ज़्यादा डिटेल्स अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तब आपको डिटेल बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी और उस टाइम पे आपका बायोलॉजी का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर एक प्रोसेस आप सुनेंगे ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन और इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में चलती रहती है, जिसकी वजह से ये जो आप जान रहे हैं कि ATP बनने की प्रोसेस होती है, उसका मेन कर्णाधार हमारे सामने जो है वो ETC है। और ETC में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज तो नहीं होती है। ठीक है, सिंपल लिपिड प्रोटीन की बनी होती है और उसमें लिपिड कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो अच्छी खासी पोरस होती है। ठीक है, चीज़ों को आसानी से वो अंदर आने देती है और जाने भी देती है। लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती है और उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो हर एक चीज़ को अपने साथ बाइंड करके तब मैट्रिक्स इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाने देती है। राइट, यहाँ पर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और बाहर वाली मेम्ब्रेन में लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं ये हम पहले सेल मेम्ब्रेन में पढ़ चुके हैं। और हाँ, हमने ये भी बोला था कि सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सभी लिपिड प्रोटीन की बनी होती हैं। जस्ट इससे पहले हमारी जो लास्ट क्लास थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, वहाँ भी हमने आपको बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए लिपिड और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ये लिपिड और प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही देते हैं। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं, अब हम धीरे धीरे अंदर की तरफ आते जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इनके बीच का स्पेस क्या होता है। ठीक है, हमने कहा कि जो बाहर की मेम्ब्रेन थी ये तो कंटिन्यूअस थी, लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है आप देख रहे हैं कि अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है कई जगह से फोल्ड हो रखी है, और वो फोल्ड इसलिए है ताकि इसने सरफेस एरिया को बढ़ा सके। राइट, और यहाँ कहीं कहीं पर ये जो छोटे 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 दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो दाने जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दाने जैसे स्ट्रक्चर इस माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन पे जुड़े रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दाने इस मेम्ब्रेन से जुड़ सकें, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर कट आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा दाने इस मेम्ब्रेन पे जुड़ सकें, इसीलिए ये मेम्ब्रेन अंदर से फोल्ड होती है और ये फोल्ड होकर के जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है वो भी कहलाता है क्रिस्टी। ये भी कैसा वर्ड है बेटा? प्लूरल। राइट, ये भी
प्लूरल है, और इसका भी सिंगुलर वर्ड होता है क्रिस्टा। इसका भी सिंगुलर वर्ड होता है क्रिस्टा, राइट। ठीक है, तो ये जो बहुत सारी उंगली जैसी स्ट्रक्चर बनी है, इन्होंने सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि बहुत ज़्यादा दाने दाने जुड़ सकें। ये दाने ही सब कुछ करते हैं। इन दानों को साइंटिफिकली जो डिटेल में या हम एक्चुअल नाम देते हैं वो कहलाते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स। देखिए, इनको F0 F1 कहने के पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, अभी हम इतना डिटेल में तो यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। सिंपल अगर इसके नाम की बात करें तो इसे हम ATP सिंथेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ATP और सिंथेज। इसका मतलब ये वो एंजाइम है जो क्या बनाने जा रहा है? ATP को बनाने जा रहा है, राइट। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं असली काम से जुड़े हुए हैं, बेसिक काम से जुड़े हुए हैं, और वो बेसिक काम है ATP को बनाना। हालांकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है, इस पार्टिकल का। तो इसमें जो दो हिस्से होते हैं, ये सबसे पहले बाहर निकल जाता है आसानी से जब हम सेल को आइसोलेट करते हैं, तो इसलिए इसको हम F1 कह देते हैं। और ये वाला जो होता है केमिकल ओलिगोमाइसिन के लिए सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको FO बोलते हैं। तो ये FO F1 जो पार्टिकल है, इसे बेसिक काम से जोड़ दिया गया, और वो बेसिक काम है ATP को बनाना। तो ये जो पार्टिकल इसके साथ जुड़ा है ATP को बनाने वाला, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पर जुड़ सकें, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को अपने साथ जोड़ने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड हो चुकी है, ठीक है। और फोल्ड होकर के उसने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है? क्रिस्टी, जिसका सिंगुलर क्या होता है? क्रिस्टा। चलिए, अब हम अंदर आ चुके हैं। अब अंदर आने के बाद में हमें जो मटेरियल, जो लिक्विड मटेरियल दिखाई दे रहा है उसका नाम है मैट्रिक्स, राइट। इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ही वो जगह है जो माइटोकॉन्ड्रिया को और इम्पोर्टेंट काम करने में मदद करती है। तो जो आप अब तक जानते थे ATP बनाना, ठीक है, ATP बनाने में मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दोनों रोल प्ले करते हैं। और जो पार्टिकल्स ATP बनाते हैं वो इंटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम होता है ATP सिंथेस। देखिए, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाए। हमने यहाँ पर बोला द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ फोल्डिंग्स एंड दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, जिसका सिंगुलर होता है क्रिस्टा। किधर की तरफ होती है ये? मैट्रिक्स की तरफ। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ATP बनाने वाले पार्टिकल इसके साथ जुड़ सकें। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमने कहा कि ये जो फोल्डिंग्स थी, अब बड़ा सिंपल सा डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आई हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, ये भी कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हमें जो फोकस करना था वो क्रिस्टी और ये जो पार्टिकल्स थे, राइट। आपके सामने जो पार्टिकल्स थे, क्या नाम था इनका? ATP सिंथेस। ये स्टॉक्ड पार्टिकल थे। अब यहाँ पर ये बात करोगे आप स्टॉक कैसे हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले वाले डायग्राम में आपको बना के दिखाया था कि ये ऐसे होते हैं, ठीक है। एक इनमें हेड होता है और एक स्टॉक होता है, राइट। तो ये जो स्टॉक पार्टिकल है यही ATP बनाते हैं। इनका जो स्टॉक होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा रहता है, और हेड होता है वो बाहर की तरफ निकला रहता है। ATP सिंथेस को ATP सिंथेस इसीलिए कहा क्योंकि ये ATP को सिंथेसाइज करते हैं, और ATP ही हमारी क्या है? एनर्जी करेंसी है सेल की। जैसे सामान खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। सही मायने में पैसा मुद्रा नहीं है, या मुद्रा जो टर्म थी वो पैसे के आने से बहुत पहले आई थी। मुद्रा वो चीज़ होती है जिससे वस्तु का विनिमय हो सकता है, जिससे वस्तु का हम आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, राइट। तो इससे पहले हम क्या करते हैं? धातुओं को यूज करते थे, सोने की, चांदी की, इन सब की मुद्रा यूज होती थी। आज की डेट में हम क्या यूज करते हैं? नोट यूज करते हैं, पैसे, रुपए यूज करते हैं, और रुपयों से हम अपनी जरूरत की हर एक चीज खरीद लेते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर बोला ये जो एटीपी है ये सेल के रुपए हैं, पैसे हैं, जिनसे वो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लेती हैं। और पैसे तो सबसे बड़ी ऊर्जा है। पैसे अगर आपके पास नहीं हैं तो आप कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं और आपको जीने का भी हक नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, ये जो एटीपी है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। फिर कभी कभी, हालांकि अब इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, लेकिन शायद आपसे पूछ लिया जाए, कह नहीं सकते, तो हमने कहा एटीपी होता क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मैं कट शॉर्ट बोलूं या सिंपल से तरीके में, जब बातचीत के तरीके में बच्चों को याद कराने के लिए बोलती हूँ, तो एडिनोसिन 3 फॉस्फेट, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर 3 और ट्राई, और पी फॉर फॉस्फेट। ठीक है, तो जब एडिनोसिन में 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं तो वो क्या बन जाता है, एटीपी। ठीक है, एटीपी, adenosine triphosphate is the energy currency of cell and this ATP is synthesized by ATP synthase। ठीक है, चलिए जी, अब हमने कहा the body uses energy stored in the ATP for making new chemical compounds and for making और for mechanical work। दूसरी बात हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस that they have their own DNA and ribosomes, right? तो हमने बोला कि भाई सीधी सी बात है, डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता था और डीएनए ही वो मेन पार्टिकल होता है जिसकी वजह से सेल सारे काम कर पाती है। तो जिसके पास डीएनए है वो मास्टर है, इसीलिए न्यूक्लियस मास्टर हुआ करता था। लेकिन यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है और उसके अपने राइबोसोम भी हैं। मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए उसके पास डीएनए है और प्रोटीन बनाने के लिए उसके पास राइबोसोम है। तो जब उसके पास अपना खुद का डीएनए है और अपना खुद का राइबोसोम है तो इसे दूसरों से इतनी ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो कहलाती है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है, ऑटोनॉमस मैंने पहले बताया कि जो अपने आप अपने सारे काम अपने आप कर सकता है, लेकिन हाँ इसे अपनी बाहर की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए न्यूक्लियस से, लिपिड और न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद लेनी पड़ती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई लिपिड और प्रोटीन आती है तो वो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन बनाती हैं। लेकिन जो असली काम है जिसकी वजह से इसकी पहचान है एटीपी बनाना, इसके लिए किसी से मदद नहीं करती लेती है और इसके लिए जितने भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो सब ये अपनी खुद की फैक्ट्री में बनाती है, राइट। तो कुछ काम ये अपने आप करती है अपनी पहचान वाले, इसलिए ऑटोनॉमस है। कुछ हेल्प ये बाहर से लेती है, इसलिए ये आधी ऑटोनॉमस है। तो आधी ऑटोनॉमस को जो आपने नाम दिया वो है सेमी ऑटोनॉमस। ये रहा इसका डीएनए। इसका डीएनए भी हमारे न्यूक्लियस की तरह नहीं होता, इसका डीएनए प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होता है और एक्चुअल में वो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। और ये सर्कुलर डीएनए जो पाया जाता था वो बैक्टीरिया में पाया जाता था। यहाँ तक कि ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम भी बैक्टीरिया के टाइप के ही होते हैं और ये भी 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम थे वो यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के होते हैं। जब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास लेंगे और प्लास्टिड बताएंगे तो वहाँ पर हम एक ऑर्गेनेल और बहुत इंपॉर्टेंट से ऑर्गेनेल का नाम लेंगे जो कि क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होता है क्योंकि उसके पास भी अपना डीएनए है और उसके पास भी अपने 70S टाइप के राइबोसोम है। तो देखिए इन दोनों ऑर्गेनेल्स को समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस कभी सामने आई थी जिसको हम बोलते थे एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस और थियरी में एक डिफरेंस होता है कि थियरी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती है, हाइपोथेसिस जो होती है वो सिंपल गणनाओं के आधार पर हम एक कहानी बना देते हैं कि ऐसा हुआ होगा। हो सकता है हाइपोथेसिस सही भी साबित हो सकती है, हो सकता है हाइपोथेसिस गलत भी साबित हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसा माना गया कि कोई यूकैरियोटिक सेल ने एक एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर खाया लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया और इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट देने लगे।
तो जिंदगी चलाने के लिए एक ऐसा रिश्ता जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। तो ये जो सहजीविता का सेल के अंदर उदाहरण है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर प्लांट सेल की बात करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों उसके अंदर एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस का उदाहरण होते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके सामने लाइन क्लियर कर दी इसकी, ठीक है। चलिए अब जाते हैं हम उस मेन पार्ट के लिए एक समरी की फॉर्म में कि सच में इसने क्या क्या काम किया। तो आपने कहा कि देखिए सीधी सी बात है, जानते तो आप एक ही नाम से थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ सेल होती है, राइट, ठीक है। इसके अलावा वो और क्या क्या काम करती है अब वो बात कर रहे हैं हम। आपने कहा कि जो अंदर का जो इसका कंपार्टमेंट है वो एक फ्लूइड से भरा हुआ होता था, उस फ्लूइड को कहते थे हम मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद दोनों मेम्ब्रेन्स के पास में अपने खुद के एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के कामों को स्पेशल बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चे पूछेंगे मैम ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक श्वसन, ठीक है। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो क्या बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं और इस तरीके के रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अनऑक्सीकारक श्वसन कहते हैं, राइट। जिसका एक बहुत प्रोमिनेंट सा उदाहरण है जो फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाता है, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें फर्मेंटेशन आसानी से देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि ये वो जगह है जो रेस्पिरेशन करती है किसकी प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं जो इसके अंदर चलते हैं। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सा साइकिल है क्रैब साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए बीटा ऑक्सीडेशन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। यहाँ तक कि एक यूरिया साइकिल नाम का साइकिल जो कि लीवर माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशल पहचान है, राइट, जिसके थ्रू यूरिया का प्रोडक्शन होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बायोलॉजिकल मटेरियल्स के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करना और ऑक्सीजन की मदद से उसका ब्रेक डाउन करना, वो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। इसने कहा दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए तो इनको बोला था पावर हाउस ऑफ सेल। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके अपने खुद के डीएनए हैं जो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होता है, बैक्टीरियल टाइप का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए है तो उसके साथ आरएनए भी ज़रूर बनेगा, और प्रोटीन बनाने के लिए इसको राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इसके पास अपने खुद के हैं, और वो राइबोसोम पीछे भी बताए 70S टाइप के होते हैं। इन राइबोसोम की मदद से ये क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिविजुअल सेल की तरह डिवाइड भी करता है, जैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड करती है, 1 से 2, 2 से 4 बनता है, और साथ ही साथ में वो 1 से 2, 2 से 4 जो बनता है उस सिंपल से डिवीजन का नाम होता है फिशन। फिशन माने क्या होता है? विखंडन, राइट, 1 से 2 में टूटना। तो ये थे आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत बेसिक सी नॉलेज। देखिए ये बहुत बेसिक नॉलेज है। माइटोकॉन्ड्रिया इससे कहीं ज़्यादा अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने के लिए इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि अगर आप उन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप आइए, हमसे जुड़िए, हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं प्लास्टिड पढ़ाने जा रही हूँ उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। क्वेरी के लिए मैंने आपको कह रखा है कि आप कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उसकी नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें आपने क्वेश्चन भेजा है। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट से पार्ट पे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। हम यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर के फॉर्म पे नहीं होते हैं, पे बेस्ड नहीं होते हैं। वो सिंपल से क्वेश्चंस आपकी स्टडी के बेस पे होते हैं कि इस क्लास में आपने जो पढ़ा है उसमें आपने कुछ समझा या नहीं समझा। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप्स है IAS विद हरिमोहन। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और उसके बाद में सीधे IAS विद हरिमोहन टाइप करिए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, आप उसको सिंपल से इंस्टॉल कर सकते हैं।
पहला क्वेश्चन आया, हु कॉइन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी? देखिए मैंने तीनों चीज़ें आपके सामने बताई थी। कोलिकर ने 1857 में इसकी डिस्कवरी को स्टार्ट किया था, इसके बारे में बताना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला था। अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। इसके बाद एक नाम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सी बेंडा। ये जो सी बेंडा है, राइट, कोलिकर गलत, अल्टमान गलत, ठीक है। अल्टमान ने बायोब्लास्ट बोला, कोलिकर ने इनको ग्रेन्यूल्स बोला था और देखा था सिर्फ, तो आंसर था हमारा यहाँ पे सी बेंडा। करेक्ट ऑप्शन है बी, राइट। फ्लेमिंग का कोई रोल नहीं है। फिर हमने कहा स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी, तो वो फोल्ड वाला स्ट्रक्चर हुआ करता था जो उंगली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। मैट्रिक्स ही वो फ्लूइड है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। एटीपी सिंथेस वो पार्टिकल्स होते हैं जो एटीपी को बनाते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। अब यहाँ आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, लेकिन किसकी वजह से है? डीएनए की वजह से है? ना, डीएनए की वजह से नहीं है। डीएनए उसको अपनी पहचान देता है, काम कराता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बनवाता है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। उसे पावर हाउस ऑफ सेल जो कहते हैं वो हम क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेस की वजह से कहते हैं। एटीपी सिंथेस वही पार्टिकल थे जो एटीपी को बनाते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रहते थे, राइट। मैट्रिक्स, राइबोसोम और डीएनए ये सब मदद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इस काम को करने में, उसको पावर हाउस बनाने में, लेकिन इन सब से इंफॉर्मेशन ले करके जो एटीपी बनाता है वो ये पार्टिकल बनाता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस। चलिए दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं आपसे। अब मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर को। लेकिन उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछिए। हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए, IAS विद हरि मोहन। और अगर आप हमसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कॉल दे सकते हैं और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने आप को एनरोल कराइए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ताकि आप उसका डायरेक्ट बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।